इंजीनियरों को नशे वाली दवा देकर प्रोजेक्ट के जरूरी दस्तावेज चुरा लिए थे। गुस्से से भरे बूढ़े चेयरमैन अपने आदमियों को लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट पहुंचे ताकि हिसाब बराबर कर सकें, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। मिस्टर हुआंग पहले ही वहां से निकल चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने चेयरमैन ना के लिए एक लिफाफा भी छोड़ रखा था। उसके अंदर पेट दर्द की दवा का एक पैकेट था। इसके बाद तीनों लोग विमान में बैठकर साउथ कोरिया वापस लौट गए। फ्लाइट में मिस्टर हुआंग ने खुद मिस गी यून को कंबल ठीक से ओढ़ाया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पुराने दिनों में वापस पहुंच गए हों, जब अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ उनकी जिंदगी बहुत शांत और खुशहाल थी। कुछ देर बाद तीनों एयरपोर्ट पर उतरे और घर लौटने की तैयारी करने लगे। इस खास और यादगार पल को हमेशा के लिए संभालने के लिए उन्होंने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। तभी अचानक मिसेस को का फोन आया। वो फोन पर जोर जोर से रो रही थीं। ये सुनकर मिस गी यून और मिस्टर हुआंग तुरंत घर की तरफ भागे। घर पहुंचने पर पता चला कि मिसेस को का दिल टूट चुका था। उन्हें पता चल गया था कि बड़ी बहन अपने ही पति को मरवाना चाहती थी। मिसेस को खुद को दोष दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी ही लापरवाही की वजह से वो अपने पति की रक्षा नहीं कर सकी। अगली सुबह उत्तराधिकारी चुनने की मीटिंग शुरू हुई। युनसे ने छोटे भाई को दिलासा देते हुए कहा कि उसने सब कुछ संभाल लिया है और अब उसे सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की तैयारी करनी चाहिए। मिसेस को भी मीटिंग में शामिल होने पहुंच गई। तभी बड़ी बहन खड़ी हुई और बोली कि छोटा भाई इतनी बड़ी कंपनी चलाने की काबिलियत नहीं रखता। उसने कहा कि वो अपने पिता की मेहनत से बनाई गई कंपनी को बिखरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए उसने दावा किया कि अब वो खुद आगे आकर ये बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी। इसके बाद वोटिंग शुरू हुई। सबसे पहले युनसे ने बड़ी बहन के समर्थन में हाथ उठाया। उसे देखकर बाकी लोग भी एक एक करके सहमति में हाथ उठाने लगे। ये देखकर छोटा भाई पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी ने ही उसके साथ धोखा कर दिया। बड़ी बहन ने फिर मिसेस को मंच पर बुलाया ताकि वो कुछ शब्द बोलकर उसके लिए और वोट जुटा सके, लेकिन मिसेस को ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो बड़ी बहन को ग्रुप का चेयरमैन बनाए जाने के खिलाफ है। मिसेस को ने बताया कि उन्होंने विदेश से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए हैं जो चेयरमैन कांग का इलाज करेंगे। उनका विश्वास था कि चेयरमैन कांग जल्द ही पहले की तरह स्वस्थ होकर जाग जाएंगे। ये सुनते ही बड़ी बहन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वो बोलती गई उतनी ही ज्यादा गलतियां करती गई। उसकी बातें उसे स्वार्थी और अपने पिता की इज्जत न करने वाली इंसान की तरह दिखाने लगी। आखिर में बड़ी बहन ने आखिरी कोशिश भी की, लेकिन इस बार वो पूरी तरह नाकाम रही। अब उसके समर्थन में कोई भी हाथ उठाने को तैयार नहीं था। तभी सेक्रेटरी ली खड़े हुए और उन्होंने बताया कि जीएफ प्रोजेक्ट को हासिल करने के दौरान किसी बाहरी ताकत ने कंपनी के शेयरों की कीमतों से खेल किया था और बड़ी मात्रा में पैसा लगाकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उन्होंने वहीं घोषणा की कि अब एक स्ट्रेटेजिक इंस्पेक्शन टीम बनाई जाएगी जो चोइसन ग्रुप को बाहरी दुश्मनों और लालची ताकतों से बचाने का काम करेगी। सबसे पहले छोटे भाई ने इस प्रस्ताव के समर्थन में हाथ उठाया। उसके बाद बाकी सभी लोगों ने भी तुरंत सहमति दे दी। फिर सेक्रेटरी ली ने इंस्पेक्शन टीम के 3 ताकतवर सदस्यों का परिचय कराया। इस टीम में मिस्टर बैक, मिस्टर हुआंग और मिस गी यून शामिल थे। उन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए, लेकिन असली झटका तब लगा जब मिस गी यून ने खुद का परिचय देते हुए कहा कि वो चेयरमैन कांग की सबसे छोटी बेटी है। ये सुनते ही जुड़वा बहन को अपना पुराना कड़वा अतीत याद आ गया। उसकी मां के गुजरने के 1 साल बाद ही चेयरमैन कांग एक गर्भवती महिला मिसेस को घर ले आए थे और सबको बताया था कि अब से वे एक ही परिवार का हिस्सा होंगी। उस समय जुड़वा बहन अपने पिता और मिसेस को से बहुत नफरत करती थी। उसे हमेशा लगता था कि ये सब मिसेस को की चाल थी और उसके पिता सिर्फ उस औरत के जाल में फंस गए थे। फिर जब सबसे छोटी बेटी जीएन पैदा हुई तो चेयरमैन कांग उसे बहुत प्यार करने लगे। ये देखकर जुड़वा बहन को लगने लगा कि परिवार में उसकी जगह कमजोर पड़ रही है। अपने पिता का प्यार और इतनी बड़ी दौलत अपने पास रखने के लिए वो हमेशा सौतेली माँ और छोटी बच्ची के खिलाफ खड़ी रहती थी। उस समय मिसेस को ने वादा किया था कि वो और उसकी बेटी कभी भी जुड़वा बहनों के साथ विरासत के लिए लड़ाई नहीं करेंगी। इसी वजह से जुड़वा बहन कुछ समय के लिए शांत हो गई थी, लेकिन अब वही औरत आखिरी वक्त पर अपना पुराना वादा तोड़ चुकी थी। जुड़वा बहन को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके मुताबिक मिसेस को ने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उतने ही वादे तोड़ भी दिए थे। मिसेस को ने जवाब दिया कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कर रही है। असल में जुड़वा बहन ने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगी वो मिसेस को और जीएन को इस्तेमाल किए हुए नींबू की तरह फेंक देगी। सौतेली माँ और सौतेली बेटी की ये बहस लगातार चलती रही। मिसेस को जुड़वा बहनों से बहुत निराश थी। हालांकि वो उनकी असली माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने हाथों से बड़ा किया था। माँ के प्यार की कमी देखकर वो हमेशा जुड़वा बहनों पर अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार लुटाती थी। जीएन से गलती होने पर वो उसे डांट भी देती थी, लेकिन जुड़वा बहनों को उन्होंने कभी एक बार भी नहीं डांटा, चाहे वे उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें। लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यार ने उन्हें एहसान न मानने वाला इंसान बना दिया। अब वक्त आ गया था कि मिसेस को भी जवाब दे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक चेयरमैन कांग होश में नहीं आ जाते तब तक वो जुड़वा बहनों को सही रास्ता दिखाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न लगानी पड़े। उसी समय जीयू वहां पहुंच गया और अपनी मां को वहां से ले गया, इससे पहले कि जुड़वा बहन गुस्से में उन पर हमला कर देती। कुछ देर पहले तक जो मिसेस को बड़ी आसानी से सौतेली बेटी को जवाब दे रही थी, अब उनकी हालत बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। दूसरी तरफ जुड़वा बहन ने कसम खाई कि वो जीएन की जिंदगी बर्बाद करके मिसेस को से बदला लेगी। वो चाहती थी कि माँ की गलतियों की सजा बेटी को मिले। जब बुक को पता चला कि हुआंग चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा नहीं है तो उसने उससे तुरंत दूरी बना ली, जैसे कोई पुराना प्रेमी रिश्ता खत्म होते ही मुंह फेर लेता है। अब उसका पूरा ध्यान जीएन पर था और उसने हुआंग को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जीएन जो पहले सिर्फ बैकअप ऑप्शन मानी जाती थी, अब अचानक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी, लेकिन वो अभी तक इस बदलाव की आदी नहीं हुई थी। इंस्पेक्शन टीम को काम करने के लिए काफी बड़ा विभाग दिया गया, लेकिन वो अभी भी उनकी क्षमता के हिसाब से छोटा माना जा रहा था। जीएन ने कहा कि आने वाले प्रोजेक्ट में उन्हें अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी। पहली ही लड़ाई में उन्हें चोइसन ग्रुप के लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी था। ये चुनौती तीनों के लिए आसान नहीं होने
होने वाली थी। उधर बोक अब भी हुआंग से चढ़ा हुआ था। पहले उसे बेवकूफ बनाने की वजह से वो इतना गुस्से में था कि कभी कभी उसका गला दबाने तक का मन करता था। जीएन तुरंत हुआंग के सपोर्ट में आ गई। उसने सबके सामने कहा कि हुआंग ने जो झूठ बोला था वो उसके कहने पर बोला था। उसी ने हुआंग को चेयरमैन कांग का सबसे छोटा बेटा बनने का नाटक करने को कहा था ताकि उनकी साइड फिर से मजबूत हो सके। दूसरी तरफ ट्विन ब्रदर के ऑफिस में यून से उसे मीठी मीठी बातें करके समझा रही थी। उसने कहा कि ट्विन सिस्टर ने उसका गला पकड़कर उसे धमकाया था, इसलिए मजबूरी में उसे उनकी साइड लेनी पड़ी। ट्विन ब्रदर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जैसे ही उसने यून से के आंसू देखे उसका दिल पिघल गया। उसे शांत करने के बाद यून से जल्दी से वहां से निकल गई। रास्ते में चलते हुए उसने लापरवाही से अपने पिता को फोन करके पूरी रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि थोड़ी दूर खड़ा ट्विन ब्रदर उसकी बातें छुपकर सुन रहा था। अब ट्विन ब्रदर को कुछ शक होने लगा था। उसके दिमाग में वो दिन याद आया जब वो पहली बार यून से को चेयरमैन कांग से मिलाने ले गया था ताकि कंपनी में उसके लिए नौकरी मांग सके। उस वक्त यून से पहले तो नौकरी के लिए रोई थी और बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन जब चेयरमैन कांग ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया था। उस समय ट्विन ब्रदर प्यार में इतना अंधा था कि यून से का असली चेहरा देख ही नहीं पाया, लेकिन चेयरमैन कांग को उसकी चालाकी पहले ही समझ आ गई थी। उन्होंने कई बार अपने बेटे को चेतावनी दी थी कि अपनी इस चालाक पत्नी से संभल कर रहे, लेकिन ट्विन ब्रदर ने कभी उनकी बात नहीं मानी। दोपहर में ट्विन सिस्टर अस्पताल में चेयरमैन कांग से मिलने पहुंची। जब उसका पति कमरे में आया और उसने ट्विन सिस्टर को अचानक वहां देखा तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दिया, लेकिन ट्विन सिस्टर की तेज नजरों से ये बात बच नहीं सकी। उसने तुरंत अपने पति से पूछा कि कहीं वो उससे छुपकर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। पति ने खुद को संभाला और बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश की। उसने कहा कि वो हमेशा ट्विन सिस्टर से बिना किसी शर्त के प्यार करता है और उसका साथ देता है। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ट्विन सिस्टर इसकी मीठी बातों पर यकीन कर बैठी, लेकिन अंदर ही अंदर पति इस बात से परेशान था कि ट्विन सिस्टर दिन रात सिर्फ काम में लगी रहती है और पति और बच्चे को नजरअंदाज कर रही है। उसने मन ही मन कसम खा ली कि चेयरमैन की रेस से अपनी पत्नी को बाहर करके सब कुछ पहले जैसा कर देगा। उधर इंस्पेक्शन टीम के तीनों सदस्य अपने सहकर्मियों पर नजर रखने के लिए डेस्क के नीचे छुप गए, लेकिन वहां उन्होंने जो सुना उसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सब लोग उन्हीं तीनों के बारे में जबरदस्त गॉसिप कर रहे थे। बाद में उन्हें पता चला कि ऑफिस से लेकर कैफेटेरिया तक सब लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। बात और भी ज्यादा बढ़ गई जब जीएन के पुराने राज सबके सामने आ गए। लोगों को पता चल गया कि वो पहले एक पार्टी क्वीन के नाम से मशहूर थी। अब कंपनी के हर कोने में लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उसकी बुराई करने लगे। कोई कहता था कि वो चेयरमैन कांग की बेटी बनने के लायक नहीं है। कुछ लोग तो उसकी माँ को भी मिस्ट्रेस कहकर बदनाम कर रहे थे और बोल रहे थे कि इसी वजह से जीएन इतनी अलग और बागी बनी। लेकिन जीएन ने इन अफवाहों पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी तब कई बार स्कूल बुलिंग का शिकार हुई थी। मानसिक परेशानी से लेकर शारीरिक तकलीफ तक उसने सब कुछ झेला था। उस वक्त की जीएन इतनी मजबूत नहीं थी कि वापस जवाब दे सके। जब भी कोई उसे तंग करता वो भागकर अपनी माँ के पास जाती और रोते हुए सब बताती। उस समय चेयरमैन कांग को लगता था कि उसकी बेटी बहुत कमजोर है। वो हमेशा कहते थे कि उसे दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद अपनी रक्षा करना सीखना होगा। उनकी बातें चाहे सख्त लगती थीं, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पिता थे। जीएन को हमेशा लगता था कि उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए उसे तंग करने वाले बच्चे खुद ही बोर हो गए और उसे छोड़ दिया। लेकिन उसे ये कभी पता नहीं चला कि चेयरमैन कांग खुद अमेरिका गए थे और उन बच्चों को सीधे धमका कर आए थे। चेयरमैन कांग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी ने उनकी प्यारी बेटी को हाथ भी लगाया तो वो पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकवाएंगे। लेकिन हुआंग ने ये बात भी जियान को नहीं बताई। चेयरमैन कांग हमेशा बस एक ऐसे पिता बनकर रहना चाहते थे जो चुपचाप अपनी बेटी से प्यार करता है। उधर जियान को गलतफहमी हो गई कि हुआंग उसके लिए कुछ महसूस करता है। उसे तो यहाँ तक लगा कि जब उसने किसी दूसरे आदमी को देखकर मुस्कुराया तो हुआंग जल गया था, जबकि सच ये था कि हुआंग के दिल में सिर्फ एक पिता का प्यार था। लेकिन जियान जितना ज्यादा उसके करीब आती गई उतना ही उसका दिल हुआंग पर आने लगा। वैसे भी अक्सर लड़कियों को वही लड़का पसंद आता है जिसमें उन्हें अपने पिता जैसी खूबियां दिखती हैं। इसके बाद यून से सीधे इंस्पेक्शन टीम के तीनों लोगों के पास पहुंची और उनका मजाक उड़ाने लगी। यहाँ तक कि उसका डायरेक्टर वॉन फेई भी आगे बढ़ा और जियान के साथ हाथापाई करने की कोशिश करने लगा। यून से अपने पालतू शिकारी कुत्ते को संभाल नहीं पा रही थी और उसकी बदतमीजियों को भी बढ़ावा दे रही थी। फिर उसने हुआंग से कहा कि उसे पता है वो और जियान साथ में उल्लेवा आइलैंड गए थे। इतना ही नहीं, उसने दोनों के बारे में अफवाह भी फैला दी कि वे एक कपल हैं। उसी समय सेक्रेटरी ली ने हुआंग को खबर दी कि लिथियम अयस्क की कीमतों के साथ खेल शुरू हो चुका है। अब लिथियम की कीमतें आसमान छू रही थीं, इसलिए तायहा ग्रुप और जुड़वा बहन दोनों ही सप्लाई ढूंढने के लिए बेतहाशा भाग दौड़ कर रहे थे। उन्होंने जीएनएन की मालिकाना वाली स्माइल इन्वेस्टमेंट नाम की पेपर कंपनी की भी जांच की, लेकिन उल्लेवा के प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया और सारी जानकारी सुरक्षित रखी। तायहा ग्रुप और जुड़वा बहन दोनों ने जल्दी जल्दी अपने लोगों को उल्लेवा भेज दिया। कोई भी नहीं चाहता था कि सामने वाला उनकी आंखों के सामने डील छीन ले जाए। इधर जुड़वा भाई ने यून से को फोन करके पूछा कि वो कहाँ है, जबकि यून से अपने पिता के घर पर थी। उसने झूठ बोल दिया कि वो चोई सुंग कॉर्पोरेशन में है, लेकिन उसे क्या पता था कि जुड़वा भाई बाहर खड़ा उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ हुआंग सेक्रेटरी ली के घर गया, जहां उसका स्वागत पुएर चाय से किया गया। दोनों आराम से बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी सबसे छोटी बेटी जे उन वहां आ पहुंची। उसके आते ही दोनों को अपनी जगह बदलनी पड़ी। हुआंग ने अपनी शर्म छिपाने के लिए जल्दी जल्दी चाय पी ली, लेकिन गलती से उसका मुंह जल गया। जीएनएन ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों का रिश्ता इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। शाम को डिनर टेबल पर मिसेस को ने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने जुड़वा परिवारों द्वारा तैयार किया गया मेन्यू फाड़कर फेंक दिया। फिर उन्होंने साफ कह दिया कि आज से इस घर में वही होगा जो वो तय करेंगी। जिसे कोई परेशानी हो या पसंद ना हो वो चुपचाप घर छोड़ सकता है। सौतेले बच्चों ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे वे उनकी दुश्मन हो और किसी भी वक्त उन पर टूट पड़ेंगे। अपनी पत्नी का भरोसा और मजबूत
मजबूत करने के लिए दामाद सबसे पहले विरोध करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन असलियत ये थी कि चेयरमैन कांग के इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम पहले ही हुआंग कर चुका था। इस वक्त दामाद और मिसेस को सिर्फ एक नाटक कर रहे थे ताकि जुड़वा भाई बहन का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। जुड़वा बहन के परिवार ने ऐलान किया कि अब से वे अलग खाना खाएंगे और सब साथ में वहां से चले गए। जब ये तमाशा खत्म हुआ तो जुड़वा भाई का परिवार भी वहां से निकलने लगा। तभी मिसेस को ने यूनसे को याद दिलाया कि अब वो कांग परिवार की बहू है, इसलिए उसे अपने पति के परिवार को पहले रखना चाहिए। हर वक्त अपने मायके के लिए चीजें ले जाकर मदद करना सही नहीं है। इसी बीच यूनसे अपना फोन डाइनिंग टेबल पर भूल गई। जुड़वा भाई ने वो फोन उठा लिया। उसके दिल में शक का एक बीज पहले ही पड़ चुका था जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने फोन खोलने के लिए कई पासवर्ड ट्राई किए, लेकिन कोई भी सही नहीं निकला। थोड़ी देर बाद यूनसे फोन ढूंढती हुई वापस आई। तब जुड़वा भाई ने उससे विनती करते हुए कहा कि वो अपने असली पता से ज्यादा उसे और उनके बेटे को अहमियत दे। रात में यूनसे ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने परिवार के लिए पूरी लगन से जिएगी। हालांकि उसने ये साफ नहीं बताया कि वो किस परिवार की बात कर रही थी। उधर रात को इंस्पेक्शन टीम के तीनों सदस्य खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। बाक लगातार हुआंग के खाने के स्वाद का मजाक उड़ा रहा था। उसका कहना था कि हुआंग को इतना नमकीन खाना पसंद है जैसे किसी बूढ़े आदमी को पसंद होता है। तभी सेक्रेटरी ली भी वहां आ गए। अब चारों लोग मिलकर आराम से अच्छा खाना खाने वाले थे। इसी बीच जेहुन अलग चली गई। वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी कि हुआंग को गिफ्ट कैसे देना है। धीरे धीरे वो इस हर काम में माहिर लड़के पर पूरी तरह फिदा होती जा रही थी। जब हुआंग को डिजाइनर टाई मिली तो वो थोड़ा हैरान रह गया। जीहुन शर्माते हुए बोली कि उसके परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए उसे बिना झिझक ये गिफ्ट रख लेना चाहिए। लेकिन अपनी बेटी को अपनी मेहनत की कमाई से किसी लड़के को पटाने की कोशिश करते देख चेयरमैन कांग का दिल अंदर से टूट रहा था। तभी अचानक केयरटेकर का फोन आया। उसने बताया कि हुआंग की दादी कहीं गायब हो गई हैं। दरअसल उन्होंने खबरों में देखा था कि हुआंग घायल हो गया है और फुटबॉल टीम छोड़ चुका है। ये सुनकर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी थी। ये खबर मिलते ही हुआंग बहुत घबरा गया और तुरंत दादी को खोजने निकल पड़ा। उसने पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। आखिर जब वो वापस अपने रहने की जगह पहुंचा तो उसने देखा कि दादी रसोई में उसके लिए खाना बना रही थी। दादी दुखी होकर अपने पोते के पैरों को पकड़ लिया और रोने लगी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि फुटबॉल हुआंग की जिंदगी थी। वो हमेशा कहता था कि एक दिन वो मेसी या रोनाल्डो जैसा महान फुटबॉलर बनेगा, लेकिन एक अचानक हुए हादसे ने उसका सपना तोड़ दिया। दादी गुस्से में बोली कि जिसने उनके पोते का पैर तोड़ा है वो उसका बुरा हाल कर देंगी, लेकिन हुआंग ने उन्हें समझाया कि एक दिन उसका पैर जरूर ठीक हो जाएगा। तब दादी ने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगी, उसके पैर की मालिश करेंगी और फिजियोथेरेपी में मदद करेंगी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। पहले हुआंग इस टूटी फूटी जगह पर और नहीं रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दादी के हाथ का बना चावल खाया उसका मन पूरी तरह बदल गया। उसे लगा कि इतना स्वादिष्ट खाना मिले तो थोड़ी तकलीफ झेलना भी ठीक है। दूसरी तरफ जीहुन ने दादी और पोते की सारी बातें सुन ली थी। अब उसे समझ आ गया था कि हुआंग कितने दर्द से गुजर रहा है। अगली सुबह जुड़वा बहन फिर से बॉक्सिंग रिंग पहुंची। वो अपना तनाव कम करना चाहती थी। तभी उसके असिस्टेंट ने बताया कि पेपर कंपनी की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ अहम नतीजे सामने आए हैं। ये सुनते ही उसने तुरंत उस पूरे खेल के मास्टरमाइंड यानी हुआंग से संपर्क किया। वो उससे हर बात का जवाब चाहती थी। संयोग से हुआंग भी उससे आमने सामने मिलना चाहता था, इसलिए दोनों पक्षों ने मिलने का फैसला कर लिया। जुड़वा बहन गुस्से में तय जगह पर पहुंची, लेकिन वहां हुआंग की जगह जेहुन खड़ी थी। जेहुन ने बताया कि वही उस पेपर कंपनी के पीछे की असली व्यक्ति है और उसे कंपनी के 30% शेयर भी मिल चुके हैं। फिर जीहुन ने साफ चेतावनी दी कि अगर जुड़वा बहन कोई हंगामा करती है तो वो जनता के फंड से 300 अरब की हेराफेरी और उसके कई दूसरे गंदे कारनामों का खुलासा कर देगी। जुड़वा बहन हमेशा जीहुन को कमजोर और बेकार समझती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही छोटी बहन उसे फंसा देगी और उससे इतने बड़े हिस्से के शेयर छीन लेगी। इसके बाद उसने हुआंग को एक तरफ बुलाकर बात करने की कोशिश की। वो पहले की तरह फिर से उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हुआंग को पहले ही पता चल चुका था कि उसके पैर टूटने वाले हादसे के पीछे जुड़वा बहन और उसका भाई ही थे। अपने फुटबॉल करियर और इंसाफ के लिए अब वो उनसे बदला लेकर ही रहेगा। आखिर में जुड़वा बहन वापस कंपनी पहुंची और लिथियम अयस्क की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को दबाने के लिए अपने लोगों को आदेश देने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अचानक शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई। सभी शेयर होल्डर्स ने जुड़वा बहन की आलोचना की और कहा कि उसमें जीएफ प्रोजेक्ट को लीड करने की काबिलियत नहीं है। जुड़वा बहन ने जवाब दिया कि वो सबसे सस्ते और अच्छे रेट वाले लिथियम सप्लायर की तलाश कर रही है। उसने वादा किया कि किसी भी वजह से प्रोजेक्ट रुकने नहीं देगी। तभी जीहुन खड़ी हुई और बोली कि उसने स्माइल कंपनी के साथ बात पूरी कर ली है। अब बस जुड़वा बहन की मंजूरी मिलते ही लिथियम अयस्क खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन हो जाएगा। जीहुन का प्रोफेशनल और विनम्र रवैया शेयर होल्डर्स को बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ जुड़वा बहन को अपना खतरा बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। अब उसके पास जीहुन के ग्रुप की बड़ी मांगों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर लिथियम की सप्लाई रुक जाती और जीएफ प्रोजेक्ट बंद हो जाता तो उसकी इज्जत और नाम दोनों खराब हो जाते। इसके बाद जीहुन घर पहुंची और अपने दोनों साथियों को खुशखबरी सुनाई। तीनों बहुत खुश हुए। इस तरह उन्हें $400 बिलियन और कंपनी के 4% शेयरों का अतिरिक्त फायदा मिल गया। हुआंग अपनी पहली जीत से बेहद खुश था। खुशी में उसने जीहुन को हल्के से गले लगा लिया, जिससे लड़की पूरी तरह चुप और हैरान रह गई। उधर चोईसुंग में सब कुछ शांत होने के बाद आखिरकार तेहा को भी पूरी खबर मिल गई। चेयरमैन ना को पता चला कि जेउन चेयरमैन कांग की सबसे छोटी बेटी है। ये बात उसे काफी दिलचस्प लगी। चेयरमैन कांग के हादसे के बाद पहली बार उसे कोई ऐसा विरोधी मिला जो उसके मुकाबले का था। शाम को जुड़वा बहन अकेले बैठकर सोचती रही। आज की हार ने उसके मन पर गहरा असर छोड़ दिया था। उसे हुआंग की धमकी याद आई। उसने कहा था कि जुड़वा भाई बहन को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। वो चेयरमैन की कुर्सी के सामने खड़ी हुई। कुर्सी उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन उसे पाने का सपना अभी भी बहुत दूर लग रहा था। उसने
उसने कसम खाई कि किसी भी कीमत पर चोई सुंग कॉर्पोरेशन पर अपना कब्जा करेगी। तभी चेयरमैन ना का फोन आया। उसने कहा कि एक जरूरी बात करनी है। दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में मिले। एक प्राइवेट कमरे में बैठकर दोनों ने सौदेबाजी शुरू की। चेयरमैन ना ने कहा कि अगर जुड़वा बहन मान जाए कि युन से जुड़वा भाई की जगह कमर्शियल डायरेक्टर बने तो वो जी हुन की समस्या को संभाल लेगा। लेकिन जुड़वा बहन की चाहत इससे भी आगे थी। उसने कहा कि चेयरमैन ना उसकी मदद करे ताकि वो अपने जुड़वा भाई और अपने पिता दोनों को रास्ते से हटा सके, तभी वो आराम से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ पाएगी। बगल वाले कमरे में बैठा जुड़वा भाई ये पूरी बातचीत सुन रहा था। ये सुनकर उसे जोर का झटका लगा। पहले ही उसकी पत्नी, ससुर और बड़ी बहन उसे धोखा देकर बाहर कर चुकी थी। उसकी मानसिक हालत पहले से ही खराब थी। वैसे भी उसकी अक्ल ज्यादा तेज नहीं थी और अब हालात ने उसे और भी उलझा दिया था। उसने ड्राइवर का भेष बनाया और जुड़वा बहन को कार में बैठाकर तेज रफ्तार से सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते भर दोनों के बीच बहस होती रही, लेकिन कोई भी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार कार एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई। नतीजा ये हुआ कि जुड़वा भाई को अपनी ही बहन के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका दुख तब और बढ़ गया जब पुलिस ने बताया कि उस पर चोई सुंग कॉर्पोरेशन के पैसों की हेरा फेरी करने का भी आरोप लगाया गया है। भले ही वो सीधा साधा और कम समझ वाला था, लेकिन इस बार उसे साफ समझ आ गया कि उसे फंसाया गया है। जुड़वा भाई गुस्से में अपनी जुड़वा बहन से लड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। दूसरी तरफ जुड़वा बहन बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। वहीं भाई का गुस्सैल व्यवहार देखकर लोगों की उसके लिए बची हुई हमदर्दी भी खत्म हो गई। फिर जुड़वा बहन उसके पास आई। ऊपर से तो ऐसा लगा जैसे वो अपने भाई को गले लगाने आई हो, लेकिन असल में वो उसे और ताने मारने का मौका ढूंढ रही थी। वो बार बार उसके जख्मों पर नमक छिड़कती रही। सच तो ये था कि जुड़वा बहन काफी समय से अपने भाई की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। उसने बहुत पहले से ये पूरा जाल बिछा रखा था ताकि उसे फंसा सके। अब गलती किसकी थी? भाई की, जो इतना सीधा और बेवकूफ बन गया, या बहन की, जो इतनी ज्यादा निर्दयी निकली? अब जुड़वा भाई पर गवाह को चुप कराने के लिए किडनैपिंग और हत्या की साजिश रचने का आरोप लग चुका था। इतनी बड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा ये जानकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। वो इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा वो विरोध करता, मामला उतना ही गंभीर होता जा रहा था। उधर जुड़वा बहन बिल्कुल शांत थी। हालात चाहे जैसे बदल रहे हों, वो अपना दिमाग ठंडा रखे हुए थी। तभी हुआंग वहां आया और जोर से चिल्लाकर जुड़वा भाई को शांत करने की कोशिश करने लगा। उस पल जुड़वा भाई को लगा जैसे वो अपने पुराने पिता को देख रहा हो। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि वो बहुत निकम्मा निकला। वो एक बार फिर अपनी जुड़वा बहन से हार गया था। अपने बच्चों को इस तरह एक दूसरे से लड़ते देखकर हुआंग भी हैरान रह गया। अचानक उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि अस्पताल में पड़ा उसका असली शरीर शायद अब ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है। इधर शरारती जुड़वा बहन पूछताछ वाले कमरे में भी बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। उसने कहा कि जब उसे पता चला कि उसका जुड़वा भाई सरकारी पैसे का गबन कर रहा है, तब उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि क्या उसके पास भाई के गलत कामों का कोई सबूत है। ये सवाल सुनकर तो जैसे वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। असल में इससे पहले वो डायरेक्टर डू से मिल चुकी थी और उसे रिश्वत भी दे चुकी थी। उसने वादा किया था कि अगर वो भाई के गबन से जुड़ा डेटा निकालने में मदद करेगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट बना देगी। अब चश्मदीद गवाह और पक्के सबूत दोनों मौजूद थे। ऐसे में जुड़वा भाई चाहकर भी कुछ नहीं छिपा सकता था। कुछ ही देर में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हुआन ने जुड़वा बहन से पूछा कि आखिर उसे इतना निर्दयी बनने की क्या जरूरत थी। उसने जवाब दिया कि सबने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। जुड़वा भाई की गिरफ्तारी के बाद उसकी पूरी ट्रेडिंग कंपनी भी उसके साथ बर्बाद हो गई। पुलिस सारे जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, क्योंकि आरोपी की पत्नी को भी जांच के लिए बुलाया गया था, इसलिए हुआंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। उधर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे देखने पर पता चला कि चेयरमैन कांग के शरीर में जागने के संकेत दिखने लगे थे। मिसेस को अस्पताल में ही रुककर अपने पति की देखभाल कर रही थीं। जब से उन्हें पता चला था कि सौतेला बच्चा उनके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तब से उन्होंने चेयरमैन कांग को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। दामाद ने मिसेस को बताया कि चेयरमैन कांग की हालत अब काफी उम्मीद देने वाली है। बहुत जल्द उनके होश में आने की पूरी संभावना है। कुछ देर बाद जुड़वा बहन भी अस्पताल पहुंच गई। उसका पति खुद को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा ड्रामा कर रही थी। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, लेकिन पति में इतना साहस भी नहीं था कि उसका विरोध कर सके, इसलिए वो चुपचाप उसकी हर बात सहता रहा। फिर जुड़वा बहन ने अपने पति से कहा कि उसे अपने बेटे को लेकर जल्द से जल्द अमेरिका चले जाना चाहिए और वहां जाकर छिप जाना चाहिए। इसके बाद उसने अपने पति को चेयरमैन कांग की देखभाल से भी दूर कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि उसे अपने उसी पति पर भी भरोसा नहीं रहा, जो सालों से उसके साथ एक ही घर और एक ही बिस्तर साझा कर रहा था। उस समय चेयरमैन ना ने गुस्से में फोन करके उसे खूब डांटा, क्योंकि जुड़वा बहन ने उनकी बेटी को जेल भिजवा दिया था। लेकिन जुड़वा बहन ने उनके गुस्से की बिल्कुल परवाह नहीं की। असल में वो पहले भी चेयरमैन ना के साथ काम करने से मना कर चुकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया का सामना कर सकती है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मिसेस को ने देखा कि उनकी सौतेली बेटी अब उनके काबू से बाहर होती जा रही है, इसलिए उन्होंने अपने दामाद को आदेश दिया कि चेयरमैन कांग को जल्द से जल्द होश में लाने का इंतजाम करे। शाम को पार्किंग लॉट में सेक्रेटरी ली ने डायरेक्टर डू को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल कंपनी की अस्थायी कमान उसी के हाथ में थी और उसका इतना असर था कि दूसरा आदमी डर के मारे कांपने लगा। सेक्रेटरी ली ने डायरेक्टर डू पर दबाव डाला कि वो जुड़वा बहन के केमिकल कंपनी वाले घोटाले से जुड़े सारे दस्तावेज वापस रिकवर करे, लेकिन इसके लिए उन्हें वे फाइलें चाहिए थीं जो चेयरमैन कांग के पास थीं। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। हुआंग को सिर्फ एक फोन किया गया और जरूरी दस्तावेज तुरंत मिल गए। सेक्रेटरी ली की निगरानी में डायरेक्टर डू ने चुपचाप डेटा रिकवरी शुरू कर दी, लेकिन तभी नया लगाया गया सिक्योरिटी
कोड बीच में आ गया और रिकवरी रुक गई। उसी वक्त जुड़वा बहन के लोग वहां पहुंच गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए डायरेक्टर डू तुरंत पलट गया। उसने सारा दोष सेक्रेटरी ली पर डाल दिया और कहा कि वो कंपनी पर कब्जा करने के लिए नकली सबूत बना रहा था। इसके बाद जांच पूरी होने तक सेक्रेटरी ली को हिरासत में रख लिया गया। अगली सुबह जुड़वा बहन ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई और सबके सामने सेक्रेटरी ली के कथित अपराधों का खुलासा किया। फिर उसने कंपनी को दोबारा खड़ा करने का नया प्लान रखा। उसके मुताबिक ट्रेडिंग कंपनी के 20% कर्मचारियों को निकाल दिया जाना चाहिए। उसने कहा कि अगर चोई सांग एक विशाल पेड़ है तो ट्रेडिंग कंपनी उसका सड़ा हुआ हिस्सा है और उसका जुड़वा भाई और उसके सभी भरोसेमंद लोग वही कीड़े हैं जो इस पेड़ को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इसलिए उसने प्रस्ताव रखा कि उसके जुड़वा भाई और उसके सभी भरोसेमंद लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। इसके बाद हुआंग की इंस्पेक्शन टीम को ट्रेडिंग कंपनी की पूरी जिम्मेदारी देकर उसे दोबारा व्यवस्थित कराया जाए। ये जिम्मेदारी सुनकर तीनों इंस्पेक्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन सेक्रेटरी ली जुड़वा बहन के कब्जे में था। अगर वे मना करते तो वो तुरंत पुलिस जांच शुरू करवा देती। आखिरकार हुआंग को ये लगभग नामुमकिन मिशन स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल ये था कि क्या ये तीनों उस ट्रेडिंग कंपनी को बचा पाएंगे जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुकी थी। कुछ समय बाद जुड़वा बहन खुद सेक्रेटरी ली की जेल सेल में पहुंची। उसने साफ कह दिया कि जो भी उसके चेयरमैन बनने के रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देगी। उधर चेयरमैन ना अपनी बेटी की चिंता में परेशान होते जा रहे थे। उन्होंने तुरंत जुड़वा बहन को फोन करके समझौता करने की कोशिश की, लेकिन जुड़वा बहन ने उल्टा उन्हें मजबूर किया कि वे उसके परिवार की कंपनी के मामलों में दखल देने के लिए उससे माफी मांगे। अपनी प्यारी बेटी के लिए चेयरमैन ना को अपना घमंड छोड़कर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन जुड़वा बहन यही नहीं रुकी। उसने मांग की कि चेयरमैन ना वे सारे चोई सांग के शेयर वापस करें जो उन्होंने अपने भोले भाले दामाद से छिपाकर जमा किए थे। उसने धमकी भी दी कि अगर उन्होंने शेयर नहीं दिए तो ये सफाई अभियान उनकी तायाहा कंपनी तक भी पहुंच जाएगा। उधर इंस्पेक्टरों की टीम में बाग हुआंग से बहुत नाराज था क्योंकि उसने ट्रेडिंग कंपनी को संभालने का फैसला मान लिया था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वे सेक्रेटरी ली को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। कंपनी के बाकी लोग भी उनसे दूरी बना रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी इस मामले में ना फंस जाएं। लड़ाई शुरू करने से पहले बाग ने अपना दिमाग शांत करने के लिए एक घंटी बजाई। फिर वे ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारियों से मिलने पहुंचे। नौकरी बचाने के लिए सभी कर्मचारी बड़ी दयनीय कहानियां सुनाने लगे। एक आदमी बोला कि उसकी मां ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और पूरे परिवार का खर्च उसी पर है। एक लड़की तो रोने लगी। उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और उसे ये नौकरी हर हाल में चाहिए ताकि वो सबल होकर उसे दिखा सके कि वो उसके बिना भी आगे बढ़ सकती है। आखिरी मामला उस आदमी का था जिसने धमकी दी थी कि अगर उसे नौकरी से निकाला गया तो वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगा। ये देखकर बेक बनी मुश्किल में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे नौकरी पर रखे और किसे निकाले। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश कोई चैरिटी संस्था ये सब देख ले और इन बेचारों की मदद कर दे। तभी हुआंग ने कहा कि चुनने का काम तो बच्चे करते हैं और क्योंकि वो एक जिद्दी बूढ़ा आदमी है इसलिए उसने फैसला किया कि सबको एक साथ निकाल दिया जाए। ये सब देखकर जी यून चुप नहीं बैठ सकी। वो जुड़वा बहन के पास दोबारा बात करने गई, लेकिन वहां उसका मजाक उड़ाया गया। जुड़वा बहन ने कहा कि अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो उसे चोइसुंग कॉर्पोरेशन छोड़ देना चाहिए और दूसरों पर बोझ बनकर जीना बंद कर देना चाहिए। बातों में हारने के बाद जी यून गुस्से में वापस हुआंग के पास पहुंची। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। जी यून को उन कर्मचारियों पर बहुत तरस आ रहा था जिन्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही थी, लेकिन हुआंग का कहना था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जी यून ने सुझाव दिया कि वे कंपनी के अपने 30% शेयर बेचकर जुड़वा भाई के ट्रेडिंग कंपनी का घाटा भर सकते हैं, लेकिन हुआंग ने कहा कि इससे सिर्फ ऊपर ऊपर की समस्या हल होगी। अगर जड़ से परेशानी खत्म नहीं की गई तो ये बीमारी की तरह बार बार वापस आएगी और उन्हें परेशान करती रहेगी। दोनों की राय नहीं मिली और वे नाराज होकर अलग हो गए। हुआंग को भी बुरा लग रहा था क्योंकि एक लड़की ने उसे सबके सामने डांट दिया था। वो सोचने लगा कि आखिर चेयरमैन कांग ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे ऐसे बच्चे मिले। इसी बीच हुआंग को पता चला कि सिर्फ निकाले गए कर्मचारी ही नहीं बल्कि कई अच्छे कर्मचारी खुद भी इस्तीफा दे रहे थे। उसे शक हुआ कि कहीं ये जुड़वा बहन की कोई चाल तो नहीं जो उनकी आंखों के सामने से अच्छे टैलेंट को छीन रही हो। शाम को बेक और जी यून बारबेक्यू खाने गए। वहां दोनों ने मिलकर हुआंग की खूब बुराई की। ऐसा लग रहा था जैसे वे मांस नहीं बल्कि हुआंग को ही चबा चबा कर खा रहे हों। दूसरी तरफ चेयरमैन ना ने चोइसुंग से लिया हुआ सारा फायदा वापस कर दिया, जिसके बाद उसकी बेटी रिहा हो गई। फिर जुड़वा बहन पिता और बेटी से मिलने पहुंची। जी यून ने अपनी आंखों से देखा कि जुड़वा बहन खुद यून से को घर छोड़ने गई थी। पहले ये दोनों हमेशा दुश्मनों की तरह एक दूसरे के सामने खड़ी रहती थीं, लेकिन पता नहीं किस वजह से अब उन्होंने समझौता कर लिया था और एक साथ हाथ मिला लिया था। अगली सुबह बेक यून से को लेकर हुआंग के घर पहुंचा। बेक सच में रिश्ते सुधारने का उस्ताद था। जो रिश्ते टूट चुके हों उन्हें भी जोड़ देता था। जैसे ही उन्हें पता चला कि हुआंग की दादी ने खाना बना लिया है, दोनों बिना शर्म किए वहीं मुफ्त का खाना खाने बैठ गए। टेबल पर इतने सारे स्वादिष्ट खाने रखे थे कि तीनों के मुंह में पानी आ गया। ये देखकर हुआंग को शक होने लगा कि कहीं उसकी दादी ने पहले याददाश्त खोने का नाटक सिर्फ उसे परेशान करने के लिए तो नहीं किया था। जब जी यून ने देखा कि हुआंग अपनी दादी से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा तो उसने उसे एक मुक्का जड़ दिया। दादी को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनका प्यारा पोता एक लड़की के सामने दबा हुआ था। फिर जी यून ने दादी को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की ताकि वे आसानी से अपने पोते से संपर्क कर सकें। बुजुर्ग लोगों की खुशी भी बहुत सीधी होती है, बस बच्चे और पोते पोतियां उनसे प्यार करें यही उनके लिए काफी होता है। जब तीनों कंपनी पहुंचे तो ली मैनेजर उनके पास गुस्से में आ गया। वो उन कर्मचारियों में से था जिन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। असल में जुड़वा बहन ने चुपके से दखल देकर उन लोगों की सेवरेंस पे यानी नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली रकम बहुत कम कर दी थी। ली ने अपनी जिंदगी के 30 साल कंपनी को दिए थे, लेकिन बदले में जो रकम मिली वो इतनी कम थी कि उसे लगा उसकी
उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं रही। अब उसका चोई सुंग पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। उसका कहना था कि चेयरमैन कांग के जाने के बाद कंपनी पूरी तरह कमजोर और बेबस हो गई है। लेकिन हुआंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसे लगा कि अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद इंस्पेक्टरों की ये तिकड़ी जानकारी जुटाने में लग गई। वे कर्मचारियों की गपशप वाली बैठकों में घुल मिल गए और हर तरफ खबरें इकट्ठा करने लगे। जब उन्हें पता चला कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारी कंपनी के पीछे वाले कॉफी शॉप में मिलने वाले हैं, तो बेक जासूस बनकर वहां पहुंच गया और सबूत जुटाने लगा। इसके बाद उन्होंने सफाई करने वाली आंटी की मदद ली और पेपर श्रेडर से निकला कचरा भी इकट्ठा करवाया। तीनों ने पूरी रात ओवरटाइम करके सुराग ढूंढे। तब जाकर उन्हें पता चला कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारी कोई आम लोग नहीं थे। वे सभी बहुत काबिल लोग थे जो कई सालों से हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। अब ट्विन सिस्टर उस प्रोजेक्ट को टेहा कॉर्पोरेशन को बेचना चाहती थी, इसलिए उसने उन पुराने और अनुभवी कर्मचारियों को भी वहीं ट्रांसफर कर दिया। हुआंग ने कहा कि उन्हें उन कर्मचारियों को रोकना होगा, लेकिन जब वे हाइड्रोजन रूम पहुंचे तो वहां पहले से ही कोई नहीं था। उधर ट्विन सिस्टर पहले ही हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को टेहा कॉर्पोरेशन के नाम ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। चेयरमैन ना ने उससे वादा किया कि प्रोजेक्ट के मुनाफे का अच्छा खासा हिस्सा उसे मिलेगा, लेकिन चेयरमैन ना बहुत चालाक और खतरनाक इंसान था। उसने अपना मकसद पूरा करने के लिए ट्विन सिस्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन मौका मिलते ही उसे धोखा देने की भी तैयारी रखी हुई थी। हुआंग ट्विन सिस्टर से मिलने गया। उसने पूछा कि उसने ट्रेडिंग कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग का ड्रामा करके सबका ध्यान भटकाया और फिर मौका देखकर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट टेहा कॉर्पोरेशन को बेच दिया। ट्विन सिस्टर ने कहा कि उसने ये सब चेयरमैन कांग से बदला लेने के लिए किया है। वो हमेशा चेयरमैन कांग से नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो हमेशा उसके ट्विन ब्रदर का साथ देते थे। हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर सबसे पहले उसकी नजर थी, लेकिन चेयरमैन कांग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो प्रोजेक्ट उसके भाई को दे दिया था। अब वो सिर्फ वही चीज वापस ले रही थी जो उससे छीन ली गई थी। हुआंग खुद को दोष देने लगा। उसे लगा कि उसी की वजह से चोई सुंग कॉर्पोरेशन आज इस मुश्किल हालत में पहुंच गया है। तभी जी यून ने खबर दी कि उसे वो जगह मिल गई है जहां सेक्रेटरी ली को बंद करके रखा गया था। पता चला कि 2 सफाई करने वाली आंटियों ने गलती से उस जगह को ढूंढ लिया था जहां सेक्रेटरी ली को नजरबंद करके रखा गया था। जी यून और बाक ने सफाई कर्मचारियों का भेष बना लिया। जी यून का काम गार्ड का ध्यान भटकाना था, जबकि बाक को सेक्रेटरी ली को बाहर निकालना था। दोनों ने इतनी शानदार तरीके से काम किया कि गार्ड को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हुआंग वहां पहुंचा तो देखा कि तीनों लोग सुरक्षित बाहर निकल चुके थे। अपने पुराने दोस्त को देखकर उसका दिल भर आया। कई दिनों की नजरबंदी ने सेक्रेटरी ली को काफी थका हुआ और कमजोर बना दिया था, लेकिन सेक्रेटरी ली ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। उसने हंसते हुए बताया कि जी यून और बाक ने जिस तरह उसे बचाया वो किसी रोमांचक मिशन से कम नहीं था। इसके बाद हुआंग ने कहा कि उसे ट्रेडिंग कंपनी को बचाने का एक तरीका सूझा है। उसका प्लान था कि सारी गलती चेयरमैन कांग पर डाल दी जाए और कंपनी के 30% शेयरों का इस्तेमाल करके ट्विन ब्रदर की वजह से हुए नुकसान को पूरा किया जाए। लेकिन सेक्रेटरी ली, जी यून और बाक तीनों ने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि समस्या का हल निकालने के लिए चेयरमैन कांग की बदनामी करना बहुत गलत काम होगा। जी यून तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसके पिता की इज्जत को इस तरह कुचले। तभी हुआंग को पहली बार समझ में आया कि जी यून अपने पिता से कितना प्यार करती है। शायद वो बिल्कुल चेयरमैन कांग जैसी ही थी। बाप और बेटी दोनों ही ऐसे लोग थे जो अपने जज्बात दिल में रखते थे। प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उसे खुलकर दिखा नहीं पाते थे। शाम को जियून ने ये सारी बात मिसेस को बताई। जहां बाकी लोग हुआंग के प्लान के खिलाफ थे, वहीं मिसेस को उसका तरीका काफी सही लगा। आखिर वो वही इंसान थी जो चेयरमैन कांग को सबसे अच्छी तरह समझती थी। कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए चेयरमैन कांग खुद की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार थे। तभी जुड़वा बहन वहां पहुंची। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। उसे अच्छी तरह पता था कि सेक्रेटरी ली को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जियून था। जुड़वा बहन ने सबको चेतावनी दी कि वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसने बड़े खुश होकर शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू की और ऐलान किया कि अब यून से ट्रेडिंग डायरेक्टर की जगह संभालेगी। लेकिन तभी जुड़वा भाई वापस आ गया और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पीछे पीछे जियून और हुआंग भी वहां पहुंच गए। फिर मीटिंग की स्क्रीन पर सेक्रेटरी ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। उसमें उसने सबके सामने बताया कि ट्रेडिंग कंपनी के पब्लिक फंड्स का गबन करने वाला चेयरमैन कांग था। इससे पहले जियून जुड़वा भाई से मिलने डिटेंशन सेंटर गई थी। वहां दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई और ताकत की टक्कर हुई, लेकिन आखिर में छोटा होने के बावजूद जियून ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। इसके बाद जुड़वा भाई ने वादा किया कि अब वो उसकी बात मानेगा और उसके साथ काम करेगा। वापस मौजूदा समय में चेयरमैन कांग ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। इसी वजह से जुड़वा भाई को बेल मिल गई और वो ऐसे चोई सुंग कॉर्पोरेशन लौट आया जैसे कभी कोई दूरी आई ही ना हो। दूसरी तरफ जुड़वा बहन को ये बड़ा झटका लगा था। वो अंदर ही अंदर गुस्से और कड़वाहट से भरी हुई थी। उसी रात जियून, बाक और हुआंग ड्रिंक के लिए बाहर गए। जियून अभी भी हुआंग से बहुत नाराज थी। हुआंग ने माफी भी मांगी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल माफ नहीं किया। तभी बाक ने इस परेशान जोड़े के रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जुड़वा बहन अस्पताल पहुंची और उसने चेयरमैन कांग को जहर दे दिया। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वो बिल्कुल शांत रही और आराम से वहां से निकलते हुए झपकी तक ले ली। उधर हुआंग की दादी को ऐसा लगा जैसे उनका पोता आखिरी बार उनसे मिलने आया हो। अस्पताल में डॉक्टरों को चेयरमैन कांग की हालत का पता चला और उन्होंने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये खबर सुनते ही जुड़वा भाई दौड़ कर आया। उसने जुड़वा बहन का गला पकड़ लिया और पूछा कि आखिर उसने अपने ही सगे पिता को मारने का फैसला कैसे कर लिया। इसके तुरंत बाद मीडिया में ये दुखद खबर फैल गई कि चोई सुंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कांग का निधन हो गया है। उनकी मौत उनके परिवार, दोस्तों और उन्हें जानने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी।